आई नो, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे. So let's continue with this. Let's say we have a situation where we have this pulley, then there is this mass M1, then there is this mass hanging like this. So you can see, first of all, that essentially it is just one rope going over this pulley, then going down, going around the second pulley, then going up, and again it is tied to the axle. So it is just single rope going like this. And what we have to find is कि यदि ये किसी वेलोसिटी v1 से ऊपर जा रहा है तो ये m2 किस वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा. आपकी पहली इंस्टेंस में इच्छा हो सकती है कहने की कि सर ये जिस वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा v2 दैट शुड बी इक्वल टू v1 जैसे यहां लिखा हुआ है. लेट्स एग्जामिन दैट. व्हाट हैपेंस इफ दैट हैपेंस. लेट्स एग्जामिन दैट. मान लेते हैं ये गया x ऊपर, ऑलराइट, और ये गया y नीचे. अब यदि आप ये चित्र बना के देखें कि जहां पर ये y नीचे गया है, ओके, ये y थोड़ा सा और दिखा देते हैं ताकि ये y नीचे गया है, ठीक है. लेट्स से y नीचे गया. तो आप जरा अच्छी तरह से देखिए कि ये इधर से y नीचे गया तो ये रस्सी और ये रस्सी इतनी एक्स्ट्रा खिंची होगी. मतलब कितनी रस्सी खिंची होगी यहाँ पे, 2y रस्सी खिंची होगी. जबकि ये x ऊपर जाएगा तो कितनी रस्सी छोड़ेगा, ये कितनी रस्सी यहाँ पे ढीली हुई, x रस्सी ढीली हुई, राइट. यदि मैं x इज इक्वल टू y मान लूँ तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, रस्सी ढीली पड़ जाएगी क्योंकि जितनी यहाँ से फ्री हुई उतनी खींचनी चाहिए ना इधर. सो दिस शुड बी द रिलेशनशिप. एंड इफ यू डिफरेंशिएट इट, 2y becomes 2v2 and dx by dt becomes v1. And if you differentiate it once more, this is 2a2 and this becomes v1. So ये रिलेशनशिप आ गई इन दोनों में, ये कंस्टेंट रिलेशनशिप. और भी तरीके हैं इसको सोचने के, बट बेसिक सवाल तो आप लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं. बेसिक सवाल इस सोच से आप सॉल्व कर सकते हैं. बट लेट्स से अपन को थोड़े से और लेवल के सवाल चाहिए तो और सीख लेते हैं अपन. जैसे कि डराने के लिए हमें कभी कभी ऐसा अरेंजमेंट दे देते हैं.
ये V1 से चल रहा है, V2 से चल रहा है, ये रस्सी आप देख ही सकते हैं, ऐसे 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 कहिए। अब इसको देख के आपको लग सकता है कि सर ये तो इतनी सारी बार हो गया। ऑलराइट, तो इन सिचुएशंस को डील करने के लिए जो पुराना लॉजिक दिया वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो वैलिड लॉजिक। या एक नया तरीका भी है इसको सीखने का, राइट, वो भी बिल्कुल वैलिड लॉजिक है। उसमें आपको क्या लिखना है बेसिकली कि इन दोनों के बीच में दूरी किस रेट से चेंज हो रही है। जैसे कि मान लीजिए पुली के इस पॉइंट को मैं P, इस पॉइंट को Q, इस पॉइंट को R, वॉल के इस पॉइंट को मैं W कह देता हूं। ये दूरी है X, ये P और W के बीच की, Q और R के बीच की दूरी है Y, ऑलराइट, और R और Q के बीच की दूरी है Z, और M1 और Q के बीच की दूरी, राइट, ये M1 और Q के बीच की दूरी, हॉरिजॉन्टल दूरी ऑब्वियसली, राइट, X Y Z W तो पॉइंट यूज कर लिया मैंने। तो क्या लिखूं मैं, W X Y, ये ऊपर से दोबारा चेंज करूं, चलिए कुछ और लिख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम चेंज करते हैं, इस दूरी को W कह देते हैं, और इस दूरी का नाम, इस पॉइंट का नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेट्स कॉल दिस पॉइंट PQRS, S कर देते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। नाउ व्हाट वी से इज दिस कि भाई X प्लस पुली पे जो रोप लिपटी हुई है C1, X ये डिस्टेंस है, इसको हम रोप की लेंथ नहीं कह रहे, इन दोनों के बीच की दूरी कह रहे हैं, जरा समझिएगा, प्लस Y प्लस इस पे जो रोप लिपटी हुई है C2, प्लस Z प्लस तीसरी पुली पे जो रोप लिपटी हुई है C3, प्लस W जो ऊपर Q और M1 के बीच की दूरी है। This is equal to length of the rope. This is equal to the length of rope. And if you differentiate it, please understand dx by dt does not represent a velocity. It represents P और S के बीच की दूरी. X is PS. So when I say dx by dt, so it is not strictly velocity. It is rate at which this distance is changing between P and S. कहने का मतलब, थोड़ा समझिएगा इस बात को, ये P है और ये S, राइट, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये P और S है। आराम से सुनिएगा, राइट। इनफैक्ट P और S भी हटा देते हैं अपन, इनके नाम कर देते हैं A और B, ताकि उस सवाल से इंडिपेंडेंट आप समझें, ऑलराइट। यदि ये दोनों रेस्ट पे हैं तो DAB बाय DT कितना हो जाएगा, दोनों रेस्ट पे हैं तो 0 हो जाएगा। नाउ पे वेरी गुड अटेंशन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये B 3 से चल रहा है और A रेस्ट पे है, तो D बाय DT ऑफ AB क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि वेलोसिटी पॉजिटिव में, क्योंकि AB बढ़ेगा, AB इज गोइंग टू इंक्रीज। फिर D बाय dt ऑफ AB करेंगे अपन इस केस में कि अभी B रेस्ट पे है। आपकी इच्छा हो सकती है कि सर ये प्लस में जा रहा है तो 4, नहीं, क्या A और B की वैल्यू पहले से छोटी होगी, बड़ी होगी?
छोटी होगी. सो दिस शुड बी -4 नॉट +4. ये पॉजिटिव वेलोसिटी का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट का चेंज नहीं लिख रहे, हम ए और बी के बीच की दूरी का चेंज लिख रहे हैं, और वो ए के बी के पास आने की वजह से दूरी कम होती जा रही है. सो dAB/dt इज -4. इस प्लस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ए पास आता जाएगा ए बी इज डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग में d/dt कितना होता है? नेगेटिव होता है. दैट्स तो ये बात को ध्यान में रखते हुए समझ में आया, तो अपन अब dx/dt वगैरह सब यहाँ पे लिखने वाले हैं. ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया, dx/dt +0, क्योंकि ये जो लेंथ ऑफ रोप इस पे लिपटी हुई है, ऑलराइट, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, +dy/dt +0 +dz/dt +0 +dw/dt इज इक्वल्स टू 0. अब जहाँ पे dx/dt क्या है? बेसिकली इट इज dps/dt. तो s रुका हुआ है और p चल रहा है, और कैसे चल रहा है? आगे चल रहा है, जिसकी वजह से x घटेगा या बढ़ेगा, ps छोटा होगा बड़ा होगा. ये s से रुका हुआ, और p जो है एक मोमेंट बाद यहाँ पहुँच गया तो छोटा हो गया ना, यहाँ से यहाँ पहुँच गया. तो इसका मतलब दिस शुड बी -v2. ऐसे dy/dt, y क्या है? What is y? Y is QR. Now look, R is moving with V1 and Q is moving with V2. अब ध्यान से देखिएगा, यदि सिर्फ R चलता तो दूरी बढ़ती, यदि सिर्फ R चलता, मान लो सिर्फ R चल रहा है, Q नहीं चल रहा है, तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता, मतलब +v1 आता. सिर्फ Q चलता, R नहीं चलता, तो इनके बीच में दूरी कम होती. सो दिस इज गोइंग टू बी योर dy/dt. टेक योर टाइम, आराम से चित्र बना के देख लें कि भाई ये मेरा Q, ये मेरा R, ये R चल रहा है v1 से, तो dqr/dt क्या आया? यदि सिर्फ ये चल रहा है तो v1 आया. अब इसको भूल जाए, सिर्फ इसको देख लें, ये चल रहा है तो क्या आया? -v2 आया. क्यों? क्योंकि दूरी कम हो गई होगी. नाउ dz/dt, z में भी एग्जैक्ट सेम कहानी है, क्योंकि वो भी q और r के बीच की दूरी है. y और z दोनों इस q और r के बीच की ही दूरी है. राइट, मैंने q बोल दिया, एक्चुअली ये pr था शायद, क्योंकि q इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. बट एनीवे p और q सेम ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो हार्डली मैटर्स. राइट, p और q का वेलोसिटी सेम है, तो मैंने यहाँ शायद y को जो है qr समझा दिया. बट वो pr बोलो चाहे qr, अभी फिलहाल फर्क नहीं पड़े. तो ये भी v1 -v2 हो गया, सेम लॉजिक से. w को देखेंगे तो वो भी q और m1 के बीच की दूरी पर m1 भी वही v1 से चल रहा है. यही सेम फिगर ही है सबके लिए, इन तीनों के लिए. तो यहाँ पे भी क्या आ गया? v1 - v2 is equal to 0. So if you solve it, you get 3v1 is equal to 4v2. So this is another way to think constraint. A different but a valid way to think constraint motion. Alright, so I'll give you today some homework जिसमें कंस्ट्रेंट मोशन का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होगा, और लेट्स सी आप कितना कर पाते हैं, और फिर उसके बाद में थोड़ा कंस्ट्रेंट हो सकता है और बढ़ा दूँ, डिपेंडिंग ऑन आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है. राइट, बट ये एग्जाम्पल इज क्रिटिकल, जो आपको समझ में आना चाहिए.